जय हिंद साथियों और मेरे प्यारे बच्चा लोग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? कैसे हैं आप सभी लोग? ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप बिल्कुल मस्त और ज़बरदस्त होंगे और सब कुछ बढ़िया होगा। आपकी पढ़ाई लिखाई जो है शानदार जानदार ज़बरदस्त चल रही होगी, ऐसा हम जो है मान करके चल रहे हैं। तो आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर को लेकर के डिस्कस करने वाला हूं। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम के अंदर जो है 5 से लेकर के 10 नंबर तक के सवाल बेटा जो है यहां से आते हैं। मतलब कि 5 से लेकर के 10 नंबर अकेले जो है इस चैप्टर के अंदर से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब ये है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी जो है बेसिक बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को जो है क्रिएट करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो बेसिक बायोलॉजी हम लोगों को आनी चाहिए या समझनी चाहिए, वो भी बात जो है ये चैप्टर हमसे करता है। मैं पिछले 6 शायद 7 वर्षों से आप सबको जो है बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। आपको तो पहली बार शायद पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार क्लास 12th में होंगे। तब से लेकर के अब तक मैंने बायोलॉजी ही पढ़ाई है और बायोलॉजी में कौन सा सवाल कहां से क्या आपसे पूछा जाएगा वो एकदम टू द पॉइंट आपको सटीक बता सकते हैं, सटीक समझा सकते हैं। बस आपके अंदर बातों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। कहते हैं ना कि गुरु अगर प्यासे को पानी पिला रहा है तो आपके अंदर पानी कितनी मात्रा में पीने की क्षमता है ये तो आप पर निर्भर करता है। तो मैं तो जो चीजें आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, पर आपके अंदर भी कितनी सीखने की क्षमता है ये बात निर्धारित करेगी कि जो है हमारा और आपका सफर कैसा होगा। अगर आपके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन सीखने की क्षमता है तो आपका ये सफर सुहाना होने वाला है। अगर आपके अंदर 3-5 कैटेगरी वाली विचारधारा है कि 5 मिनट देख लिए और सोच रहे हैं कि हम अरस्तु के बाप बन जाएं, तो आप गलत जगह हैं और गलत व्यक्ति से पढ़ रहे हैं फिर। क्योंकि मेरे पास ना कोई ऐसी जादुई छड़ी है, ना कोई ऐसा ट्रिक है कि मैं 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे 1 घंटे में आपको कोई एक चैप्टर जो है बहुत डिटेल से बहुत गहराई से समझा पाऊं जो आपके आगे चल के आपके भविष्य की दिशा को तय करे। उसके लिए हमें और आपको समय देना होगा। अगर आप समय नहीं दे सकते हैं तो मेरा मानना है कि एक बेहतरीन समझ नहीं पैदा कर सकते हैं और किसी भी चैप्टर को किसी भी चीज को समझने के लिए हमें जो है उस पर एक गहन अध्ययन के साथ साथ बच्चा जो है बहुत लंबा चौड़ा समय खर्च करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे अंदर जो है उस चीज के प्रति समझ पैदा हो पाती है। इस तरह की जो है बाबाओं वाला ज्ञान मैं आपको नहीं दूंगा इस चैप्टर के अंदर। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा कि जो है पुष्पीय पादप क्या है और उसके अंदर जो है जनन किस तरह से होता है, इसकी बात करेंगे। चलिए, तो आप सभी लोग जो है पानी कम से कम मेरी तरह जो है ऐसे बॉटल में भर के रख लीजिए। 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी समय लगे तब तक धैर्यपूर्वक जो है बातों को सुनिएगा, समझिएगा। यकीन मानिएगा, अगर एक बार आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से मेरे साथ पढ़ लेते हैं, एक बार में जो है 80 से 90% चीजें जो है मैं आपको इसका समझा दूंगा। अगर आप दोबारा इसी लेक्चर को जब देखेंगे तो आप 100% चीजें जो है समझ चुके रहेंगे। हाँ, ये बात मैं पहले से ही एक बात स्पष्ट कर दूं, यह क्लास खास तौर से हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए है और क्लास 12th के लिए है। अगर आप किसी कंपटीशन
की तैयारी कर रहे हैं तो ये सहायक हो सकता है ये लेक्चर, लेकिन इस क्लास का मुख्य उद्देश्य क्लास 12th का एग्जाम है, वो भी हिंदी मीडियम का एग्जाम है। तो हमारी बात जो है इसी एग्जाम के इर्द गिर्द जो है घूमती हुई नजर आएगी। पहले ये जो है डिस्क्लेमर है, स्पष्ट है कि मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ाने वाला हूं और किस तरह से जो है पढ़ाने वाला हूं। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब यहां पे एक बात हमें और आपको समझना होगा कि पुष्पीय पादप का क्या अर्थ है। संसार में अनेकों तरह के जो है पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर सामान्य तौर पे पुष्प लगते हैं, जिन्हें आप फूल कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। वे पौधे जिनके अंदर पुष्प लगते हैं उन्हें हम पुष्पीय पादप कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में हम इसे जो है आवृत बीजी पादप के नाम से जो है जानते हैं। क्या कहते हैं? जो है आवृत बीजी जो है पादप के नाम से जानते हैं। जब भी मैं ये प्रयोग करूंगा कि आवृत बीजी पौधे, तो उसका अर्थ होगा वे पौधे जिनके अंदर पुष्प लगते हैं। जनन क्या होता है, ये एक दूसरा शब्द यहां पर है, तो इसे आप याद रखना। किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसे ही नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जो है जनन कहते हैं। किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। हम सामान्य तौर पे जो है जनन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में सामान्य तौर पे दो जीव जो है उसमें भाग लेते हैं, एक नर होता है और दूसरा जो है मादा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल अपने ऊपर ही अगर ले लें, मनुष्य, तो मनुष्य यदि जनन करना चाहता है, एक नए संतान को उत्पन्न करना चाहता है, तो उसे दो लोगों की जरूरत होगी, एक होगा नर और दूसरा होगा मादा। तब जाकर के वो जनन प्रक्रिया में भाग ले पाएगा। तो यही बात जो है इस चैप्टर के अंदर हम आपसे करेंगे कि कैसे जो है जनन करता है ये जो है आवृत बीजी पौधे। तो जब हम इन आवृत बीजी पौधों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक बात शुरू करनी पड़ती है, उसका नाम है पुष्प। तो आप सब जो है अपनी हेडिंग जो है डाल लेंगे जो है अपने कॉपी के अंदर। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है फ्लावर। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी पुष्पा, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है अपन। तो वही बात, तो हमारी हेडिंग है जो है पुष्प। सबसे पहली बात कि जो पुष्प है, एक पुष्प के अंदर कितने अंग होते हैं, पहली बात हम यही करेंगे। सामान्य तौर पे जो पुष्प होते हैं उनके अंदर जो है 4 अंग पाए जाते हैं। पहला अंग है बाह दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जो है जायांग है। पर सवाल यह है कि पुष्प क्या है? ये तो पुष्प के हिस्से हैं। तो पुष्प जो है पौधे का मुख्य जनन अंग है। पुष्प क्या है? पौधे का मुख्य जनन अंग है। इसके कार्यों को समझने के लिए हमें इसके चारों मुख्य चक्र को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुष्प क्या है? पौधे का जनन अंग है। और अगर आप पुष्प को समझना चाहते हैं तो पुष्प के सभी चारों चक्र को विस्तार से समझना पड़ेगा। सबसे पहला चक्र जिसकी बात हम करेंगे, ये लेयर आपका पहला है जिसका नाम है बाह दल पुंज। इमेजिन करिए कि एक पुष्प है, उसका सबसे बाहरी जो हिस्सा है जिसे हम बाह दल पुंज कह रहे हैं, यह हरे रंग का होता है। और जब ये हरे रंग का है तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा।
और जब क्लोरोफिल है तो इसका अर्थ यह है कि यह प्रकाश संश्लेषण करने में भी सक्षम है। तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र जो हरे रंग का होता है और यह प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है, जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसी बात को यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिखा गया है। अगर आप चाहते हैं कि बाह्य दलपुंज देखना, तो आपके पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गुड़हल और टमाटर। इन दोनों के अंदर जो है आप बाह्य दलपुंज को बहुत स्पष्ट रूप से जो है देख सकते हैं। दूसरे चक्र की अगर हम बात करें तो उसका नाम है दलपुंज। पुष्प का वह हिस्सा जो रंगीन होता है, जो दल से बना होता है, ये इसकी इकाइयां जो हैं दल होती हैं, जिन्हें आप पंखुड़ी कहते हैं। यह रंगीन हिस्सा होता है। यह कीट को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जिसे हम दलपुंज कहते हैं। सामान्य तौर पे आपने गुलाब के अंदर जो है देखा होगा, जो गुलाब है उसमें जो दलपुंज होता है वो बहुत भारी होता है और बहुत भारी मात्रा में होता है, जो आपको आकर्षित करता है। उसी तरह वह अनेकों प्रकार के कीट, इंसेक्ट को भी आकर्षित करता है। ये आपका दूसरा चक्र था। तीसरा चक्र हमारा है जो हमसे कह रहा है पुमंग। एक पुष्प के अंदर जो है जो नर जनन अंग होता है, जो नर जनन अंग होता है, जैसे यहां पे आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये जो पीले पीले हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम बेटा जो है पुमंग के नाम से जो है जानते हैं। एकदम स्पष्ट याद रखिएगा, ये क्या है, ये जो है पुमंग है। ये जो पुमंग है ये एक बहुवचन शब्द है, अर्थात एक से अधिक जो है, एक से अधिक पुंकेसरों से क्या बनता है, जो है पुमंग बनता है। अगर हम सिंगल किसी एक की बात करेंगे तो हम कहेंगे पुंकेसर। क्या नाम दोगे, पुंकेसर। तो कई पुंकेसर मिलके क्या बनाते हैं, पुमंग का निर्माण करते हैं। यह वह अंग है जिसे हम नर जनन अंग के नाम से भी जानते हैं। इसी के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। ये बात हम आगे पढ़ेंगे। स्पष्ट रूप से अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो है गुड़हल और लिली के अंदर स्पष्ट रूप से आपको जो है दिखाई देता है। हमारा जो चौथा ये चक्र है जिसका नाम है जायांग। क्या है, जायांग, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर से जो है जायांग का निर्माण होता है, मतलब कि कई स्त्री केसर मिल करके एक जायांग का निर्माण करते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, जायांग है। यह जो है पुष्प का मादा जनन अंग है। यह क्या है, पुष्प का जो है मादा जनन अंग होता है और इसी के अंदर निषेचन होता है और इसी का काम है कि बीज का फल का निर्माण करे। तो बीज का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है, इसकी बात हम जो है आगे करेंगे आपसे। चारों लेयर्स की बात शायद आपको बहुत सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा कि हाँ ये चारों जो है चक्र हैं। चारों चक्र को हमने जो है समझ लिया। अब हम इन चारों चक्र को जो है दो हिस्सों में बांटेंगे। जब हम इन चारों चक्र को दो हिस्सों में बांटेंगे तो हमारे सामने जो है इस तरह की जो है स्थिति कुछ बन करके आती है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसे हम कहते हैं सहायक अंग या कह सकते हैं सहायक चक्र, जो पुष्प है, पुष्प के अंदर जो पहला और दूसरा चक्र है, याद रखना पहला चक्र है बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र है दलपुंज। तो पहला और दूसरा चक्र जो होता है वह सहायक अंग होते हैं।
ये जनन में सहायक करते हैं, अर्थात ये जनन प्रक्रिया में सहायक हैं पर जनन में भाग नहीं लेते हैं। जो तीसरा और जो चौथा चक्र होता है उसे हम कहते हैं आवश्यक अंग या आवश्यक चक्र। तो पुष्प के भाग को हम अपनी मतलब उनके कार्य के आधार पर दो हिस्सों में जो है बांटने का कार्य करते हैं। अब हम अगर पुष्प को बांटें तो हम पुष्प को दो हिस्सों में बांट पाते हैं जो है लिंग के आधार पे कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जवाब होगा कि सामान्य तौर पे जो पुष्प होता है वह दो प्रकार के होते हैं। लिंग के आधार पर सबसे पहला जो हमारा पुष्प होता है इसे हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। परिभाषा बहुत सरल है, वह पुष्प जिसके अंदर केवल एक ही लिंग हो, या उसके अंदर नर जनन अंग हो या उसके अंदर मादा जनन अंग हो, दोनों नहीं हो सकता। अगर दोनों है तो वह द्विलिंगी के नाम से जाना जाएगा। तो अगर एक ही जनन अंग उपस्थित है तो उसे हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। यहां तक जो है बात आपको जो है क्लियर हुई होगी। दूसरा आपके सामने जो है जवाब है या कहिए प्रकार है उभयलिंगी। याद रहे एक बात आपको कि एक लिंगी का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। यहां पे अगर आप देखें तो पपीता हो गया, तरबूज हो गया, मक्का हो गया, ये सब जो है क्या है एक लिंगी जो है पौधे हैं। इनके अंदर या तो नर जनन अंग होगा या जो है मादा जनन अंग होगा। दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल है जिसे आप उभयलिंगी कहते हैं, इसी को आप जो है द्विलिंगी भी कहते हैं। ये वे पुष्प होते हैं जिनके अंदर नर जनन अंग भी होगा और मादा जनन अंग भी होगा, तो उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इस बात का उदाहरण है गुड़हल और गुलाब, और इसका जो है एग्जाम्पल है सरसों। गुड़हल, गुलाब, सरसों ये सब जो है इस बात के जो है उदाहरण हैं उभयलिंगी पुष्प के। जिन जिन पौधों के अंदर उभयलिंगी पुष्प होते हैं या द्विलिंगी पुष्प होते हैं उन पौधों को हम द्विलिंगी पुष्प के नाम से जो है जानते हैं। आपके सामने एक पेज ओपन हुआ है। अगर आपको हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ना है, अपने क्लास 12th की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करनी है, बायोलॉजी के अंदर एक बहुत जबरदस्त वाला अगर आपको पकड़ बनानी है, एक लाजवाब मतलब आपका पकड़ हो बायोलॉजी के ऊपर, बेहतरीन समझ हो, तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। ये एक बैच है जिसका नाम है शिखर बैच। ये बैच स्पेशली डिजाइन की गई है उन बच्चों के लिए जो इस साल क्लास 12th के अंदर हैं और 2027 में वो एग्जाम देंगे। आपने अगर सोचा है कि 90-95% या उससे ज्यादा परसेंटेज लाना है तो आपको अभी जल्द से जल्द जो है इस बैच से जुड़ जाना चाहिए। इस बैच के अंदर ये सभी फीचर्स हैं, ये सारी चीजें जो है आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। फीचर के साथ साथ जो है जबरदस्त टीचर भी हैं जो आपको पढ़ाएंगे। बैच कैसे लेना है, आपको अगर डाउट है, नहीं ले पाते हैं आप ऐप के जरिए, तो आप जाइए इस नंबर पे एक बार कॉल करके बात कर लीजिए और आसानी से जो है बैच को परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह से लाजवाब अंदाज में बहुत ही आराम से, बहुत ही सरलता से आप बायोलॉजी को हर एक चीज को बहुत गहराई से जानते समझते हुए आप जो है पूरी किताब को जो है पढ़ पाएंगे हमसे जो है इस बैच के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं पुष्प के प्रकार चक्र के आधार पर। तो हम सब जानते हैं कि पुष्प के जो प्रकार होते हैं बेटा जो है कितने होते हैं, 2 होते हैं।
लिंग के आधार पर भी और चक्र के आधार पर भी। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनके अंदर चारों चक्र पाए जाते हैं। जिस पुष्प के अंदर चारों चक्र होगा, जैसे बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, तो उन्हें हम कहते हैं पूर्ण पुष्प। चारों अगर चक्र पाया गया तो उसे हम कहेंगे पूर्ण पुष्प। एक बात यहां पे याद रखने योग्य है कि पूर्ण पुष्प जो है सदैव उभयलिंगी होते हैं, या कह दीजिए कि सभी पूर्ण पुष्प हमेशा उभयलिंगी होता है, अर्थात द्विलिंगी होता है। पूर्ण पुष्प सदैव द्विलिंगी होगा, इस बात को आप जो है याद रखेंगे। अपूर्ण पुष्प की बात करेंगे तो अपूर्ण पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनके अंदर चारों चक्र न हो। जैसे यहां पे बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, लेकिन इसके अंदर जो है उमंग नहीं है। उमंग जो है नहीं है, हालांकि यहां पे दिखा दिया है, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए कि वो नहीं है। कोई भी एक चक्र या एक से अधिक चक्र कोई भी अनुपस्थित अगर है इन चारों में से, तो हम उस पुष्प को जो है अपूर्ण पुष्प कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो एक लिंगी पौधे होते हैं या एक लिंगी जो पुष्प होते हैं वो हमेशा अपूर्ण पुष्प होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक नर जनन अंग नहीं होता है या मादा जनन अंग नहीं होता है। इस वजह से वो हमेशा जो है अपूर्ण पुष्प के कैटेगरी में रहते हैं। दोनों बात का यहाँ पे परिभाषा और नीचे बेटा उदाहरण जो है लिखा हुआ है, आप इसको जो है लिख लीजिएगा एग्जाम्पल और डेफिनेशन को, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये बात हम लोगों ने जो है समझ लिया कि हाँ ऐसा जो है होता है। अभी तक हमने जितनी भी बातें आपको बताई है उन सारी बातों का जो है एक विवरण आपके सामने, एक कह सकते हैं तुलनात्मक चार्ट है, यहां पे आप समझ सकते हैं। जैसे मैं एक समझा देता हूं, बाकी आप सब समझ जाएंगे। एक लिंगी पुष्प में या तो नर जनन अंग होगा या तो मादा जनन अंग होगा, केवल एक जनन अंग होगा, उदाहरण के तौर पे पपीता और तरबूज। उसी तरह उभयलिंगी की बात होगी, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प की बात होती है। यहां पे एक गोल्डन रूल करके लिखा हुआ है, सभी एक लिंगी पुष्प अपूर्ण होते हैं। जितने भी एक लिंगी पुष्प हैं वो सभी के सभी जो है हमेशा अपूर्ण पुष्प होते हैं, लेकिन सभी अपूर्ण पुष्प एक लिंगी नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना है। कोई ऐसा पुष्प हो जिसके अंदर नर जनन अंग भी है, मादा जनन अंग भी है, लेकिन बाह्य दलपुंज नहीं है, तो क्या वह एक लिंगी है? नहीं। इसीलिए कहा गया कि सभी एक लिंगी पुष्प जो है अपूर्ण पुष्प है, पर सभी अपूर्ण पुष्प एक लिंगी पुष्प नहीं है। आगे जब बात होती है तो हमारी जो एनसीईआरटी है वो हमको लेके चलती है एक नई हेडिंग पर, जिसका नाम है जायांग। सॉरी जो है जायांग मैंने बोल दिया बेटा, जिसका नाम है पुंकेसर। तो अब हम पुष्प के नर जनन अंग को जो है समझने और जानने की जो है कोशिश करेंगे। यहां पे आप देखिए ये एक हेडिंग है, पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये है पराग कोश। क्या है? पराग कोश। ये है पराग कोश। तो जो एक पुंकेसर होता है, जो एक पुंकेसर है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक ये वाला हिस्सा जो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पराग कोश। सवाल ये है कि पराग कोश कैसा होता है, तो जवाब लिखा है द्विपालित होता है और शीर्ष पर होता है, सबसे ऊपरी हिस्से पे होता है।
यहां से जो आपको इस तरह से जो डंठल जैसी संरचना दिख रही है ना, इसका नाम है बेटा जो है पूतंतु। इंग्लिश में इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये लंबा और पतला डंठल होता है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ करके रखता है। देखिए, पुष्प का वह नर जननांग जो नर युग्मकों का उत्पादन और आश्रय करता है, या कह सकते हैं कि पुष्प का वह अंग जो नर युग्मक का निर्माण करता है उसे हम नर जननांग के नाम से जानते हैं, अर्थात उसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। उदाहरण आपके सामने है, जिस भी पौधे के अंदर या जिस भी पुष्प के अंदर नर जनन अंग है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सभी द्विलिंगी पुष्प के अंदर ये आसानी से देखने के लिए जो है मिल जाता है। अब इसी को हम अगर और गहराई से देखें, जैसे ये परागकोश है, इस परागकोश को अगर काट दिया जाए तो आपको जो है इस तरह की कुछ संरचना दिखाई देगी। ये जो संरचना आपको जो दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं बेटा लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर परत कितनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 4 होता है। इसके अंदर जो है लघु बीजाणु धानी की संख्या कितनी होती है, तो 1 2 3 4। तो इस बात को भी जो है आप याद रखेंगे। इस बात को, लघु बीजाणु धानी की संख्या 4 होता है। लघु बीजाणु धानी के ऊपर परत कितनी होती है, तो 4 होता है। परागकण का निर्माण कहां पे होगा ये बात भी आप बताएंगे लघु बीजाणु धानी के अंदर। सबसे बाहरी जो परत होती है उसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा, जिसका कार्य होता है सुरक्षा। बाहर की जो भी त्वचा होती है, बाहरी जो भी अंग होते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा। उसका कार्य ही होता है टारगेट की सुरक्षा पे जो है उसको कार्य करना है। उसके अंदर एक दूसरी त्वचा होती है जिसका नाम है, दूसरी परत होती है जिसका नाम है अंतस्थीसियम, जो स्फुटन में बेटा जो है सहायक होती है। और एक तीसरी लेयर होती है जिसे मध्य परत कहते हैं। यह एक अस्थायी परत होती है जो एक समय के बाद जाकर के उसी परत में समाहित हो जाती है। तो यह एक अस्थायी परत है, परमानेंट परत जो है नहीं होती है। तीसरी परत का नाम है टेपिटम। यह सबसे अंदर की तरफ जो पीले रंग की दिखाई दे रही है वो टेपिटम है। टेपिटम के अंदर मतलब यहां पे बीच में क्या बनता है, तो याद रखिएगा पराग कण का निर्माण होता है। जो पराग कण होता है उसको यह पोषण प्रदान करने के लिए जो है जानी जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आया होगा कि ये लघु बीजाणु धानी है। इसके अंदर 4 परतें पाई जाती हैं। लघु बीजाणु धानी की भी संख्या जो है 4 होती है। ये जो संरचना दिख रही है ये आपको पराग कोश के काट देने पर जो है दिखाई देती है। अगर हम ध्यान से जो है देखें इस पराग, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर, तो हमें क्या दिखाई देगी? प्राथमिक पुंब बीजाणु जनन कोशिकाएं क्या दिखाई देती हैं? प्राथमिक पुंब बीजाणु जनन कोशिकाएं। इसको हम बोलते हैं बेटा जो है, देखिए ध्यान से यहां पे लिखा है बीजाणु जन ऊतक। ये जो ऊतक दिखाई दे रहे हैं ना, ये बीजाणु जन ऊतक है। सघन रूप से व्यवस्थित सजातीय कोशिकाओं का जो एक समूह होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो है सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो है तरुण पराग कोश के केंद्र में स्थित विशेष कोशिकाएं जो विभाजित होकर के पराग मात्र कोशिका बनाती हैं। तो ये जो बीजाणुजन ये ऊतक है ना, ये विभाजित होते हैं। ये है कहाँ? लघु बीजाणु धानी के अंदर है। ये जो है विभाजित होगी तो ये लास्ट में बनाएगी क्या? पॉलन मदर सेल, जिसे हम पीएमसी के नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम दोगे?
PMC, पॉलन मदर सेल के नाम से जो है इसको हम जानते हैं। तो ये चीज जो है आपको समझ में आया होगा कि हाँ, ये जो बीजाणुजन जिसे बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, यही आगे चल के विभाजित होकर के पॉलन मदर सेल में जो है बदल जाता है। अब ध्यान से समझना, ये जो पराग मात्र कोशिका है, जो PMC बना है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 2n है। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि स्पोरोजीनस टिश्यू जब विभाजित होकर के PMC का निर्माण करता है, पॉलन मदर सेल का निर्माण करता है, तो उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 2n होता है। और ये आगे चल के क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। ये पॉलन मदर सेल जो है आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन करती है और लास्ट में बनाती है क्या चीज? जो है 4 कोशिकाओं का एक समूह। 4 कोशिकाओं का जो है एक समूह बनाती है और इन 4 कोशिकाओं को बेटा हम टेट्राड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड। हिंदी में याद रखना बेटा जो है लघु बीजाणु चतुष्क, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसके अंदर गुणसूत्र कितना है? तो आप कहेंगे सर n है। क्या है? n है। गुणसूत्रों की संख्या n। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4 कोशिकाओं का समूह, जिसे आप लघु बीजाणु चतुष्क कह रहे हैं, यही आगे चल करके लघु बीजाणु के रूप में अलग होगा, फिर अंत में बेटा जो है पराग कण बन जाएगा। तो शायद ये बात आपको समझ में आया होगा किस तरह से जो है पराग कण का जो है निर्माण होता है। चलिए आगे हम आते हैं। लघु युग्मक जनन, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ये क्या है? चलो देखो ध्यान से। कह रहा है लघु बीजाणु का परिपक्व परागकण नर युग्मकोद्भिद में विकसित होने की प्रक्रिया है। तो जो लघु बीजाणु लघु युग्मक जनन है, ये जो बेटा आप देख रहे हैं ना, ये जो टेट्राड है, ये आगे चल के क्या होगी? विकसित होगी। तो इस तरह की संरचना में बदल जाएगा। तो ये जो है क्या कहलाएगा? ये पराग कण के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम से जाना जाएगा? पराग कण के नाम से जो है जाना जाएगा। इसी को हम और आप नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर कौन सा विभाजन होगा? तो आप कहेंगे जो है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अगर ये बोला जाए कि पराग कण के अंदर कौन सा विभाजन होता है, तो आप कहेंगे समसूत्री विभाजन। फिर आगे अगर हम यहां पे ध्यान से एक बार नजर डालें तो कुछ बातें जो है लिखी गई हैं। दुनिया में 60% आवृतबीजी पौधों के अंदर 60% से अधिक आवृतबीजी पौधों में पराग कण इसी 2 कोशिकीय चरण में बेटा जो है झड़ जाते हैं। यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 कोशिकाएं दिख रही हैं। एक कायिक कोशिका जो बड़ी है, एक जनन कोशिका जो कि छोटी है। तो 60% से अधिक पौधों के परागकण इसी 2 कोशिका के अंदर जो है क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। अर्थात इसी 2 कोशिका के अंदर जो है परागण हो जाता है। कहोगे सर आप इतना मस्त जो है कैसे पढ़ा सकते हैं? कोई इतना अच्छा आखिर कैसे पढ़ा सकता है? ये सवाल तो मन में आता होगा। तो क्या सोच रहे हो इसके बारे में? मुझे भी नहीं पता है कि यार कैसे ऐसे हो गया। देखो अब यहां पे एक ना तुलना किया गया है चार्ट के अंदर बना करके। देखो ध्यान से, यहां पे प्रक्रिया है बेटा। देखिए PMC से लघु बीजाणु का निर्माण, पॉलन मदर सेल से लघु बीजाणु का निर्माण होता है और लघु बीजाणु से 4 पराग कण का विकास होता है। ये बात पढ़ा चुका हूं। फिर बेटा जो है विभाजन का प्रकार की जब बात करोगे
तो यहां पे पीएमसी के अंदर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु से परागकण का विकास होता है, कौन सा विभाजन होगा इसके अंदर? समसूत्री विभाजन। अंतिम उत्पाद की बात करोगे तो लघु बीजाणु जनन में जो है लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। लघु युग्मक जनन में क्या होता है? 2 या 3 कोशिकीय परिपक्व परागकण जो है विकसित होते हैं। तो यहां पे ये वाली स्थिति बन जाती है। साला नहा के आया हूं बेटा, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं नहा के, लेकिन खजुली हो रहा है, वो भी उल्टा सीधा साला। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूं कि नहाने का क्या फायदा है जब नहाने के बाद भी खुजली हो रही है। गुणसूत्रों की संख्या की बात करोगे तो बेटा जो है ये जो है द्विगुणित से अगुणित होता है, अर्थात 2n से n में बदल जाते हैं। और यहां पे देखोगे तो अगुणित ही रहता है। क्या रहता है? अगुणित ही रहता है, लेकिन समसूत्री विभाजन करता है। ये जो चार्ट आपके सामने है ये एक बहुत लाजवाब चार्ट है, जो सारी बातों का एक तुलनात्मक जो है बच्चा निष्कर्ष है। अब हमको जो है एक बार इस बात पर नजर डालना पड़ेगा कि जो अंत में परागकण बना वो परागकण है कैसा। देखिए ध्यान से, लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद या बच्चा जो है परागकण। तो जो परागकण होता है ना, इसके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर जो होता है उसका नाम है बाह्यचोल, जो बना होता है स्पोरोपोलनीन का। इसका बना है जो है स्पोरोपोलनीन का जो है बना होता है। कहोगे यस सर। ये जो स्पोरोपोलनीन है इसके अंदर अत्यधिक ताप, दाब, नमी सब चीजों को झेलने की क्षमता होती है। दूसरे लेयर्स का नाम होता है जिसे कहते हैं अंतःचोल। ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। कहीं कहीं पेक्टोसेलुलोज लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये दूसरी परत है, ये कोमल है, और पहली वाली जो परत है वो कठोर है। तो परागकण के ऊपर कितनी लेयर्स हैं, परत हैं, ये बात भी आपको समझ में आया होगा। और इसी परागकण के अंदर नर युग्मक पाया जाता है। चलो भाई, तो नर युग्मक इसके अंदर जो है पाया जाता है। अब सवाल यह है कि परागकण बन गया, लेकिन ये बनने के बाद निकलेगा कैसे बाहर? पराग कोश से बेटा बाहर कैसे निकलेगा? तो पराग कोश से परागकणों का बाहर निकलना बेटा जो है पराग कोश का स्फुटन कहलाता है। मतलब पराग कोश फट जाएगा। अगर मेरे हाथ को आप पराग कोश मान रहे हैं तो बीच में क्या है? परागकण, और हाथ हमारा ऐसे खुल गया, ये स्फुटन है, यही घटना है। तो ध्यान से आप देखेंगे यहां पे क्या बता रहा हूं। ये क्या चीज है देखना ध्यान से। परिपक्व होने पर पराग कोश की भित्तियों का फटना, जिसके परिणाम स्वरूप परागकण बाहर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो परागकण है यह परिपक्व हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो पराग कोश की जो परत है वो क्या होती है बेटा? फट जाती है। दूसरी चीजों के बारे में हम जो है समझेंगे यहां पे। कारण पराग कोश का जो है सूखना, ये सूख करके बेटा फट जाएगा। ठीक है, देखो कपास पराग कोश एक लंबी दरार, कपास के अंदर कह रहा है कि पराग कोश एक लंबी दरार के माध्यम से फटता है, जिससे परागकण हवा या कीटों के लिए जो है उपलब्ध हो जाता है। ऐसे बेटा, तो हवा के जरिए भी परागण होता है, आगे हम पढ़ाएंगे। कीट के जरिए भी परागण होता है, ये भी बताएंगे। ठीक है, चले। तो यहां तक बेटा जो है आपको बात समझ में आई होगी कि हाँ ऐसा होता है। यहां पे एक दूसरा शब्द है, ध्यान से आप देखिए। जो परागकण होता है उसकी जीवन क्षमता कितनी होती है?
वो कितने समय तक जिंदा रहेगा। तो अधिकतम जो पौधे आपको दिखते हैं ना संसार में, वो लगभग 30 मिनट तक जो है उनके परागकण जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके परागकण जो है कई कई महीनों तक जो है जीवित रहते हैं। जैसे हम यहां पे बात करें अनाज, अनाज का परागकण जो है लगभग 30 मिनट तक जीवित है। लेकिन अगर हम बेटा बात करें गुलाब, ठीक है, रोजेसी हो गया, लेग्युमिनेसी हो गया, इन फूल के जो पौधे होते हैं उनके परागकण जो है कई महीनों तक जो है जीवित रहते हैं। तो आप कहेंगे कि परागकण का जीवित रहना यह उसकी प्रजाति पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रजाति के परागकण हैं या किस प्रजाति के पौधे के परागकण हैं। इसी किताब में हम लोगों के लिए एक नोट में एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि पराग कण का अध्ययन जो होता है वो परागणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहां पे आप याद रखना जो है पराग कण के अध्ययन को हम परागणु विज्ञान के अंतर्गत जो है करते हैं। और पराग कण को जो है बैंक के अंदर बेटा स्टोर करके रखा जाता है जिससे वो लंबे समय तक जो है सुरक्षित रहें। तो ऐसी बैंकों को हम बेटा जो है पराग बैंक के नाम से जो है जानते हैं और इसके अध्ययन को परागणु विज्ञान हम कहते हैं। तो पराग बैंक क्या है? जहां पे परागकण को सुरक्षित जो है लंबे समय तक रखा जाता है। कैसे रखेंगे? तो तरल नाइट्रोजन के -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तरल नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जो है इसको रखेंगे। चलिए भाई, ये बात भी हमने जो है समझ लिया। अब तक आपको पढ़ करके एक बात समझ में आ गया होगा कि देव सर जी के साथ अब हमको जो है जुड़ करके बायोलॉजी जरूर से जरूर जो है पढ़ना चाहिए। तो बेटा आप ही के लिए जो है ये शिखर बैच लाया गया है 2027 के बच्चों के लिए। चैप्टर 1 से पढ़ा रहा हूं और 4 बार 5 बार साल भर में पढ़ाऊंगा हर चैप्टर को। तो इस तरह से अगर लंबी चौड़ी आपकी प्लानिंग है कि आगे चल के एकदम तहलका मचा देना है, बायोलॉजी का एकदम जबरदस्त पकड़ बनाना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप 1 साल हमारे साथ मेहनत कर देते हैं तो यकीनन 1 साल के अंदर आपकी बायोलॉजी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपको आगे चल करके बड़े से बड़े एग्जाम, नीट जैसे एग्जाम में ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा लेक्चर देख के तुम नीट निकाल दोगे, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस लेक्चर से जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उससे बेटा ये पॉसिबल नहीं है। इससे क्लास 12 का एग्जाम टॉप कर दोगे, ये पॉसिबल है। क्योंकि नीट का एक अपना लेवल है, बोर्ड एग्जाम का एक अपना लेवल है। दोनों के यहां अलग अलग सवालों के महत्व होते हैं दोनों एग्जाम में। चलिए, तो हमने बेटा नर जनन अंग के अंदर की इतनी सारी बातें जो है अध्ययन किया। अब हम नजर डालेंगे जो है मादा जनन अंग के ऊपर। यहां पे हमारे सामने बेटा जो है एक टॉपिक है जायांग। इसको हम बोलते हैं बेटा जो है पुष्प का मादा जनन अंग। क्या कहेंगे? पुष्प का जो है मादा जनन अंग। अब इस पुष्प के सब जो मादा जनन अंग है इसके अंदर बेटा जो है 3 हिस्से हैं। एक तो पहला ये उभरा हुआ हिस्सा, दूसरा ये ऊपर का चौड़ा वाला हिस्सा, और तीसरा ये बेटा जो है पतला सा सकरा वाला हिस्सा जो है। ये 3 हिस्से हैं। तीनों हिस्से के नाम जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। देखना ध्यान से, जो सबसे ऊपर का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है इसका नाम है वर्तिकाग्र। यह परागकण को ग्रहण करने वाला जो है हिस्सा होता है, इसी पर परागकण को ग्रहण किया जाता है। दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं वर्तिका। वर्तिका जो है ये पतला वाला हिस्सा है जो अंकुरित हुए परागकण के पराग नली को बेटा जो है अंडाशय तक लेकर के जाने का जो है कार्य करता है, और वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने वाला जो है ये हिस्सा है।
ये जो फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, इसी का नाम है अंडाशय। इसके अंदर जो है होता है बीजांड, और ये बीजांड ही आगे चल के बेटा निषेचन होने पर यह बीज के अंदर बदल जाता है। तो ये बात अब हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो मादा जनन अंग है, ये किससे मिलकर के बना है? तो आप कहेंगे अंडप से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अंडप से जो है मिलकर के बना होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस अंडाशय के अंदर जाकर के देखें तो हमको जो है बीजांड बेटा दिखाई देगा। वो जो बीजांड दिखाई देगा उसके अलग अलग हिस्से का बेटा जो है नाम अलग अलग होता है। अब हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे किस हिस्से का क्या नाम है, क्या उसकी परिभाषा है। सबसे पहला हिस्सा जिसे कहते हैं निभाग। ये देखिए जो है ये आधारी भाग बेटा, देखो बीजांड का आधारी भाग जहां से अध्यावरण निकलते हैं उसे हम निभाग कहते हैं। सवाल है कि अध्यावरण क्या है, तो इसका जवाब आपको यहां पे मिलेगा। जो है बीजांड के बाहरी सुरक्षात्मक आवरण को, जो ये बाहर की सुरक्षात्मक आवरण है ना, उसी का नाम अध्यावरण है। अब यहां पे एक खुला हुआ जो है संरचना आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा जो है बीजांड द्वार। क्या नाम है? बीजांड द्वार। तो अध्यावरण के सिरे पर एक छोटा सा छिद्र जहां से पराग नलिका प्रवेश करती है उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। पराग नलिका आएगी यहां से बेटा जो है अंदर जाती है। तो याद रहे बीजांड द्वार से ही पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अगला हिस्सा है बीजांड काय। ये जो बड़ा सा हिस्सा आपको खाली ऐसे दिख रहा है ना, ये बीजांड काय है। देखना बीजांड का मुख्य शरीर जो पोषक कोशिकाओं से बना होता है, ये जो मुख्य शरीर है ये किससे बना है? पोषक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। दूसरा होता है नाभिका। वह बिंदु जहां बीजांड बीजांड वृंत से जुड़ता है। कह रहा है कि वह बिंदु जहां पे बीजांड जो है क्या कर रहा है? बीजांड वृंत से जो है जुड़ा हुआ है। लास्ट में बीजांड वृंत क्या है, ये सवाल आ जाएगा, तो हम बीजांड वृंत को भी समझेंगे। वह डंठल जो बीजांड को अंडाशय की दीवार से जोड़ता है। ये जो डंठल है ये क्या करता है? अंडाशय की दीवारों से जोड़ने का काम करता है बीजांड को। उसे हम बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। ये जो भी चीज इस क्लास में अभी तक मैं डिस्कस किया हूं आप सभी के लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये चीज आपको एग्जाम के अंदर बेटा जो है बतानी पड़ सकती है, आपको जो है आपसे पूछा जा सकता है। एक सवाल यहां पे है जिसको मैं आपको आप कह सकते हैं कि अलग से मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप इसको समझ लीजिए ऐसे ही। एक टॉपिक होती है जिसको हम कहते हैं बेटा जो है भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश के बारे में ना एक सवाल पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर, आपको सीधा और सरल शब्दों में याद रखना है भ्रूण कोश की जो संरचना होती है वो कैसा होता है। एक एकदम स्पष्ट बात बताना चाहता हूं, याद रखना एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना बेटा जो होती है ना, उसके अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रकीय व्यवस्था होती है। 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। किसके अंदर? जो है एक भ्रूण कोश के अंदर। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, यही जो सवाल है 7 कोशिकीय होता, वो मतलब पूछेगा सवाल कि भ्रूण कोश होता है तो आपको बताना पड़ेगा 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। ये जो आपको ऊपर की कोशिकाएं दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं।
और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक और केंद्रीय कोशिका, और लास्ट में यहाँ नीचे जो दिख रहा है इसके हम अंड उपकरण बेटा जो है कहते हैं। तो ये बात आपको इस लाइन को जो है एकदम दिल में बैठा लेना, क्योंकि ये जरूरी चीज है, तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इसको जो है एक अलग से जो बेटा जो है शब्द लेकर के समझा दिया आपको। अब इतना सारा बात हो गया है, तो हमारा जो बात है अब चलते चलते आता है किसके ऊपर, परागण के ऊपर। हम अब समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि जो है परागण क्या होता है। देखना और सुनना, परागण क्या है। तो परागण बेटा जो है वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें परागकणों का नर जननांगों से मादा जननांग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया होती है। मेरा परिभाषा सुनिए आप। पुष्प के नर जनन अंग से, नर जनन अंग के पराग कोश से परागकण का निकल करके पुष्प के मादा जनन अंग के इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाने की क्रिया को हम बेटा परागण कहते हैं। तो ये बात हमको समझ में आया। हम सब ने बेटा जो है अपने सुविधा के आधार पे परागण को दो हिस्सों में बांट रखा है। ये आपका परागण है, और इस परागण को हमने अपनी सुविधा के आधार पे क्या किया है, दो हिस्सों में बेटा बांट करके रखा है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। तो स्वपरागण और पर परागण के बारे में ध्यान से समझना है। जब तक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उन्हें बेटा हम कहते हैं स्वपरागण। जैसे हम मान के चले ये एक पौधा है, यहां पे एक पुष्प है और यहां पे बेटा एक पुष्प है। वो क्या रहा है कि इस पुष्प का परागकण इसी पुष्प पर आ गया, या इस पुष्प का परागकण इस पुष्प पर आ गया। जिसमें पौधा नहीं बदल रहा है उसे हम कहते हैं स्वपरागण। अगर पौधा बदल गया, जैसे यहां पे तस्वीर में देख सकते हैं, जो कुछ हो रहा है उसी पुष्प के अंदर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के अंदर हो रहा है। यहां पे बेटा जो है एक पौधा यहां पे है, एक पौधा यहां पे है, यहां से परागकण निकला और इस पौधे पर चला गया, तो हम कहते हैं पर परागण की घटना हुई है। दोनों का परिभाषा यहां पे लिखा है। चले, अब सवाल ये आता है कि स्वपरागण के लिए जो है कुछ चीजों का होना बड़ा जरूरी होता है। क्या होना जरूरी है स्वपरागण के लिए? तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि स्वपरागण अगर होना चाहिए या होने के लिए किन चीजों की जरूरत है, तो पौधे के अंदर या पुष्प के अंदर जो भी अंग है, जो भी अंग है, जैसे नर जनन अंग, मादा जनन अंग, इन दोनों का एक ही समय पे परिपक्व होना जरूरी होता है। तो स्वपरागण होने के लिए कुछ अनिवार्य घटनाएं हैं। अगर दोनों जनन अंग, मादा और नर जनन अंग नहीं विकसित होंगे एक समय पर, तो परागण की क्रिया जो है बेटा, स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये एक जरूरी चीज होता है। अब परागण होगा तभी बेटा जो है आगे चल के क्या होगा, निषेचन की जो है घटना जो है होती है। तो परागण होने के लिए बेटा जो है कुछ चीजों का होना जरूरी होता है। स्वपरागण होने के लिए पौधे का द्विलिंगी होना भी जरूरी है। जैसे हमने कहा कि दोनों जनन अंगों का एक ही समय पर विकसित होना जरूरी है, जिसे हम समकाल पक्वता के नाम से बेटा जो है जानते हैं, समकाल पक्वता। तो स्वपरागण कहां पे होगा? जो पौधे द्विलिंगी होंगे, जिन पौधों के अंदर दोनों नर और मादा जनन अंग एक ही समय पर परिपक्व होंगे। एक और शब्द है यहां पे जिसे हम कहते हैं निमीलित पुष्प। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं बेटा जो कभी भी नहीं खिलते हैं। तो जो पौधे कभी नहीं खिलते हैं उनमें सदैव हमेशा जो है स्वपरागण की घटना देखने के लिए मिलेगा। इस बात को याद रखना है। तो जो भी जो है कहते हैं कि जो
कभी नहीं खिलने वाले पौधे हैं उनके अंदर सदैव क्या होगा, स्वपरागण होगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पुष्प के अंदर सदैव स्वपरागण क्यों होता है। तो हमने स्वपरागण आपको समझाया। स्वपरागण से कुछ लाभ भी होता है तो कुछ हानियां भी होती हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं ध्यान से। यहां पे देखिए जो है, जैसे स्वपरागण का लाभ यह है कि इसके अंदर परागण होने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि परागकण को दूर कहीं नहीं जाना है, उसी पुष्प के अंदर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के अंदर होना है, तो निश्चितता जो है ज्यादा हो जाती है। ऊर्जा की बचत होती है, ऊर्जा कम खर्च होता है। परागकण की भी जो है बचत होती है और उसी के साथ में जो है शुद्ध वंश चलता है, यह एक लाभ है। हानि की जब बात होती है तो हम देखेंगे कि विविधताओं का जो बच्चा हमको अभाव देखने के लिए मिलेगा। विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती हैं स्वपरागण के जरिए, यह हानि है। कमजोर संतान उत्पन्न होता है और विकास में बेटा जो है यह एक बाधा है। विकास में क्या है, यह जो है एक बाधा है। तो ये बात हमको जो है समझ में आया, लाभ और बेटा जो है हानि की बात। पर सवाल ये आता है कि परपरागण क्या है। तो जब हम परपरागण की तरफ अपनी नजर को डालते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये जो परपरागण है ये क्या है। समझिएगा, ये एक जो है पौधा है, उसका पुष्प है, यहां से परागकण जो है निकला और एक दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया, तो इसे हम कहते हैं जो है परपरागण। स्वपरागण होने के लिए पौधे का द्विलिंगी होना जरूरी था, लेकिन यहां पे पौधे का जो है एक लिंगी होना भी जरूर, मतलब कि कोनो भी लिंगी हो, एक लिंगी के अंदर भी जो है परपरागण। दरअसल एक लिंगी के अंदर तो परपरागण ही होता है, एक लिंगी पौधे के अंदर सदैव परपरागण होगा, लेकिन द्विलिंगी पौधे के अंदर भी परपरागण हो सकता है। तो ये परपरागण का डिफिनेशन है। और सामान्य बात जो है, जैसे पपीता एक लिंगी है, मक्का जो है, इन सब के अंदर बेटा जो है आपको हमेशा जो है परपरागण देखने के लिए मिलेगा। आप कह सकते हैं कि जो भी पौधे ऐसे हैं जो एक लिंगी के कैटेगरी में आते हैं तो उनके अंदर सदैव परपरागण ही होगा। चलिए भाई समझ गए। तो ये बात आपको समझ में आई कि हां ऐसा जो है होता है। अब अगर हम आगे समझें कि जो परपरागण होता है या जब परागण होता है तो कैसे एक पुष्प या एक जो पुष्प का वर्तिकाग्र है जहां पे परागकण आके गिरा है, वो कैसे पहचानता है कि ये हमारा ही जाति का परागकण है। तो यहां पे आपको जो है एक बात समझनी पड़ेगी। अब जो है परपरागण के लिए रासायनिक और आनुवांशिक सुरक्षा की बात होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखना, ये है वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र पर परागकण आकर के क्या हुआ, गिरता है। यहां पर परागकण को बेटा जो है चेक किया जाता है। क्या किया जाता है, उसका चेक किया जाता है उसको कि ये जो परागकण आया है यह सेम मेरी ही जाति का है या किसी दूसरे पौधे का परागकण है। अगर दूसरे पौधे का है तो उसका अंकुरण नहीं होगा, अगर वह सेम जाति का है तो उसका अंकुरण होगा और फिर आगे चल के बेटा जो है निषेचन होता है। जिस तरह मनुष्य का अंडाणु मनुष्य के शुक्राणु को पहचानता है, उसी तरह पौधे के जो वर्तिकाग्र होते हैं वह अपने जाति के परागकण को पहचान जाते हैं। इसलिए कभी भी परागण दूसरे जाति के परागकण के साथ नहीं संभव है, अर्थात निषेचन नहीं संभव है। कहोगे सर ये तो बड़ी अमेजिंग घटना बता दी आप। जिस तरह से बेटा जो है स्वपरागण के लाभ और हानि थे, उसी तरह से परपरागण के भी लाभ और हानि होते हैं। परपरागण के लाभ की बात करोगे तो आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, इंपॉर्टेंट लाभ है। मजबूत संतति पैदा करता है, स्ट्रॉन्ग जो है नई जनरेशन पैदा होती है। अनुकूलन की जो है क्षमता होती है, ज्यादा वो एटमॉस्फेयर के प्रति जो है
आसानी से अनुकूलित हो सकते हैं। उन सभी के अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। दूसरी बात जो है अनिश्चितता। अब जो है हानि की बात करें अगर, तो परागण होगा या नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये एक कोनो कंपलसरी घटना नहीं है बेटा। स्वपरागण की तरह परागकण जो है बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है और ऊर्जा की जो है अधिक से अधिक जो है खपत होती है। तो ये लाभ और हानि हमने आपको समझा दिया। अब हम आपको जो है यहां पे एक कह सकते हैं कि तुलनात्मक जो है चर्चा कर सकते हैं कि कौन सा परागण कैसा होता है। जैसे मैं यहां पे बात करूं जो है तुलना के आधार है, और यहां पे देखिए ध्यान से, ये है आपका स्वपरागण और ये है आपका जो है परपरागण। चलिए एक बार नजर डालते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। बाह्य कारक की बात करोगे तो इसमें आवश्यक नहीं है, पर परपरागण में हवा जल एवं कीट की जो है आवश्यकता होती है। मतलब परपरागण में बाह्य कारक की आवश्यकता है, इसमें आवश्यक नहीं है। परागकण की बर्बादी की बात करोगे तो स्वपरागण में बहुत कम मात्रा में बर्बादी होती है, परपरागण में अधिक मात्रा में बर्बादी होती है। आप यहां पे इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। आनुवांशिक विविधता की जब बात करोगे तो बेटा जो है इसमें शुद्ध वंश चलता है, विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती हैं स्वपरागण में, लेकिन परपरागण में उच्च विभिन्नताएं जो है उत्पन्न होती हैं। पुष्प की विशेषता की जब बात करोगे तो इसमें जो पुष्प होते हैं ना, ये छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, बिना गंध के होते हैं। इसमें जो भी पुष्प होगा वो बड़ा होगा और चमकीले होंगे, सुगंधित होंगे, आकर्षक होते हैं परपरागण में। विकासवादी की अगर दृष्टि से देखें तो कौन लाभदायक है? विकासवादी दृष्टि में बेटा जो है स्वपरागण क्या है, ज्यादा लाभकारी नहीं है, पर परपरागण जो है ज्यादा लाभकारी होता है विकास की कहानी में। तो हमने इन दोनों के बीच में बेटा जो है अंतर को भी जो है समझा। अब हमको ये समझना है कि क्या होता है कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण क्या होता है? यहां पे दो तस्वीरें हमारे और आपके सामने है। जैविक परागण को तो हमने आपको समझाया, एक होता है बेटा जो है कृत्रिम परागण, जिसे हम कृत्रिम संकरण भी कह सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए बेटा जो है हमको बात करनी पड़ेगी यहां पर जो है ये है आपका जो है कृत्रिम संकरण। मनुष्य का हस्तक्षेप यहां पे आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है कि मनुष्य के द्वारा जो है अपनी इच्छा अनुसार दो भिन्न पौधों के बीच में परागण कराकर उत्तम गुणों वाली नई संकर जाति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं कृत्रिम संकरण। मनुष्य कराता है। इसके अंदर सदैव जो है दो प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है अच्छी नस्ल के जो है पौधे उत्पन्न करना। जो दो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं इस तरह के परागण में, उसमें सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है, या कह सकते हैं कृत्रिम संकरण में जो पहली प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं विपुंसन। एक द्विलिंगी पुष्प के अंदर से नर जनन अंगों को चिमटी की सहायता से निकाल देने की घटना को बेटा हम विपुंसन कहते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम पुष्प को मादा की तरह जो है प्रयोग में लाना चाहते हैं। दूसरी जो घटना होती है उसे हम कहते हैं बेटा जो है थैलीकरण। जब हम पुष्प के अंदर से नर जनन अंगों को निकाल देते हैं तो पुष्प को एक थैली की सहायता से बांध देते हैं, जिसकी वजह से दूसरा कोई बाहर से परागकण, अनचाहा परागकण जो है इसके वर्तिकाग्र पर नहीं आ सकता है। इस घटना को हम कहते हैं थैलीकरण। तो कृत्रिम संकरण में बेटा जो है दो मुख्य चीजें जो है शामिल होती
हैं। अब हम आपको जो है ये जो आपका पर परागण है, इस पर परागण का बेटा जो है वर्गीकरण करके समझाएंगे, या कहिए कि पर परागण के प्रकार को अब हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझना बेटा, परागण का वर्गीकरण। यहां पे आपके सामने है पर परागण। परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। पर परागण को हम अपनी सुविधा के आधार से 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला हिस्सा अजैविक कारक, दूसरा जैविक कारक, और तीसरा बेटा जो है मानव हस्तक्षेप। मानव हस्तक्षेप में क्या आता है तो याद रखना, कृत्रिम संकरण, जो अभी हमने आपको समझाया। अजैविक कारक में क्या आएगा? वायु परागण, जिसे एनिमोफिली कहते हैं। दूसरा जल परागण, जिसे आप हाइड्रोफिली कहते हैं। जैविक कारक में आता है कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण और घोंघा परागण। मानव हस्तक्षेप वाले में क्या आता है? कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम जो इसको जानते हैं। अब हम बेटा जो है वायु परागण को जो है समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम समझेंगे जो है कि वायु परागण जो है क्या होता है। तो हवा के झोंकों द्वारा परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण बेटा जो है वायु परागण कहलाता है। इस तरह की जो है परागण सामान्य तौर पे मक्का हो गया, गेहूं हो गया और घास के अंदर जो है आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा जिसे हम कहते हैं बेटा जो है वायु परागित पुष्प की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे यहां पे हमने देखा कि वायु परागण क्या है, क्या इसका उदाहरण है, और वायु परागण की जो वायु परागित जो पौधे हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। परागकण कैसा होगा? देखो, या पुष्प की बात कर ले तो रंगहीन, गंधहीन और मकरंद रहित होता है। दूसरा, हल्के और चिकने परागकण होते हैं। तीसरा, बाहर की ओर लटके हुए पुंकेसर होते हैं। बड़ा और रोम युक्त वर्तिकाग्र बेटा इनके अंदर जो है होता है, जिससे आसानी से ये परागकण को पकड़ सके। तो ये जो है विशेषता होती है वायु परागित पुष्पों की। अब आपके सामने जो है एक परागण है जिसे हम कहते हैं जल परागण, हाइड्रोफिली। तो ध्यान से समझना, जल की धाराओं के माध्यम से परागकणों का स्थानांतरण जल परागण के नाम से जो है जाना जाता है। और यहाँ पे बच्चा जो है समझना ये है कि देखिए लिखा है जल परागित पुष्प की विशेषताएं। तो जल परागण क्या है समझ में आ गया। और बेटा हम समझेंगे जल परागित पुष्प की जो है विशेषताएं क्या है। तो परागकण लंबे और फीते जैसे होते हैं, पहली बात। दूसरा जो है श्लेष्म की परत परागकणों को गीला होने और झड़ने से बचाती है। तो परागकण की जो बच्चा जो है परत को क्या करता है, जो है श्लेष्म से जो घिरी रहती है, जिससे वो सड़ने से बच जाता है। जल परागण का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना जो है हाइड्रीला और वेलिसनेरिया। हाइड्रीला और जो है वेलिसनेरिया जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो है जल परागण का। ये बात हो गई। अब अगर हम जंतु परागण की बात करें तो हम बेटा यहां पे लिखेंगे जंतु परागण क्या है। जंतु परागण जो है जंतु की सहायता से होता है। वह परागण जो जंतुओं की सहायता से होता है उसे हम जो है जंतु परागण के नाम से जानते हैं। ये पुष्प जो होते हैं सदैव जो है जंतु परागण वाले जो पुष्प होते हैं वो हमेशा जो है बेटा चटकीले, काफी रंगीन, काफी ज्यादा जो है आकर्षक होते हैं। सामान्य तौर पे जितने बड़े वाले पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर जो है जंतु परागण आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक होता है कीट परागण। ये देखिए जो है कीट परागण। तो कीट की सहायता से होने वाला जो परागण होता है उन्हें हम कीट परागण कहते हैं। ये जो पुष्प होते हैं सामान्य तौर पे चमकीले और बड़े दलपुंज होते हैं। सुगंध और मकरंद होता है। चिपचिपे परागकण होते
इस बात का जो है उदाहरण अगर हम ढूंढेंगे तो हमारे सामने आता है जो है ये जो है गुलाब, चमेली, साल्युआ बेटा, ये सब जो है इस बात के जो है एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब यहां पे अगर हम ध्यान से इस चीज की तरफ देखें तो पक्षी परागण की अगर बात करें तो पक्षी की सहायता से होने वाले बेटा जो है परागण को हम कहते हैं पक्षी परागण। और बेटा जो है पुष्प का आकार नलिकाकार होता है, सामान्य तौर पे ये विशेषता होती है। चमकीले रंग लेकिन गंधहीन होते हैं। उदाहरण के लिए बेटा जो है बिग्नोनिया आप याद रखेंगे, इसके अंदर जो है पक्षी परागण होता है। उसी तरह से चमगादड़ की सहायता से बेटा जो है परागण होता है, तो उसे हम चमगादड़ परागण कहते हैं। इसके जो है एग्जाम्पल की बात करोगे तो यहाँ पे जो है कदम्ब और कचनार याद रखिएगा, ये जो है इस बात के जो है मतलब चमगादड़ वाला जो परागण है उसका जो है एग्जाम्पल है। घोंघा के जरिए भी परागण होता है, तो घोंघा के जरिए जब परागण होगा तो उसे घोंघा द्वारा परागण कहा जाएगा। और इसका बेटा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है जिमी कंद, और लेमना बेटा जो है इसका एग्जाम्पल हो जाता है। पूरे परागकण का यहाँ पे जो है तुलनात्मक बेटा जो है एक चार्ट दिया गया है, जिसे आप आसानी से जो है पूरी बात को समझ सकते हैं। क्लियर? चलो, तो ये बात समझ में आ गया होगा कि हाँ, हवा, जल, कीट, पक्षी, चमगादड़, घोंघा वाला परागण क्या है। इंग्लिश नाम भी याद रखना है, परिभाषा भी याद रखना है, और उनकी जो है विशेषता भी याद रखना है, और उन सभी के जो है उदाहरण को भी जो है याद रखना है। इस चार्ट का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। सारी बातों का जो है एक साथ में बेटा जो है विवरण दे रहा है। अब तो आपके दिल और दिमाग में बैठ ही गया होगा कि हमको पढ़ना है तो भैया देव सर से पढ़ना है। तो देव सर से पढ़ने के लिए बेटा जो है आपकी बैचिया है, इसका नाम है शिखर बैच 2027। और आ जाइए सीधा क्लास में यार, मचाएंगे तहलका, पढ़ेंगे जबरदस्त ढंग से। और कहीं पे बेटा जो है कोई जैसे यहाँ पे डाउट नहीं है, वैसे ही आपको जो है वहां पर भी जो है डाउट नहीं होगा। पूरी किताब पढ़ा देंगे मजे मजे में। चलो बेटा, तो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने समझा कि हाँ ऐसा जो है होता है। अब अगर हम एक चीज और समझे कि मान लीजिए कि परागण हो गया, अभी तक परागण हम समझ रहे थे, मान लेते हैं परागण हो गया, तो परागण कहाँ होगा? वर्तिकाग्र पर होगा। परागकण का बेटा क्या होगा? यहाँ पे अंकुरण होता है, याद रखना। यहाँ पे क्या होता है? अंकुरण। तो पूरे प्रोसेस को समझना, परागण, फिर बेटा निषेचन, और फिर जो है बीज का विकास। परागण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर क्या होता है? बीज का जो है विकास होता है। अब इस कहानी को हम लोगों को जो है समझना पड़ेगा कि कैसे ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे परागकण का जो है क्या होता है? अंकुरण होगा, और ये धीरे धीरे जाएगा कहाँ पे? बीजांड के अंदर जो है जाता है, और वहां से बेटा जो है कहानी आगे बढ़ेगी। तो अब हम जो है इन सब चीजों को बेटा जो है समझने की जो है कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब ध्यान से जो है आपको बातों को जो है समझना है, जानना है कि क्या चीज है, कैसे है। यहां तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब हम लोग जो बेटा इसके आगे जो है बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो है यहाँ पे बताना चाहते हैं। जैसे कि आपने ये देखा कि यहाँ पर जब पराग कण आके गिरता है तो इसका जो है यहाँ पर ये परागण कहलाता है, लेकिन इसी जगह पे इसका जो है अंकुरण होने की क्रिया प्रारंभ होती है यहाँ पर वर्तिकाग्र पर। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि ये जो परागकण आया है वह उसी जाति का है, या ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यह पुष्प किसी और जाति का है और परागकण जो है किसी और जाति का है? क्या इस तरह की क्रिया में निषेचन संभव है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो है एक ही जाति का बेटा जो है परागण होना, सॉरी परागकण होना जरूरी होता है। चलो, तो अब आते हैं हम, ध्यान से सुनिए। पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया रासायनिक
जो है स्वीकृति, ये एक तरह से हेडिंग है। इस पर ये समझिए कि जब यहाँ पे ये देखिए, जब ये परागकण बेटा जो है आकर के गिरता है वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया होती है। वो रासायनिक क्रिया क्या करती है, इस बात को जो है चेक करती है कि जो परागकण है वह उसी जाति का है या नहीं। देखो, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण एक रासायनिक संवाद है। स्त्री केसर के केवल सही प्रजाति के परागकण को सही प्रजाति के परागकण को स्वीकार करता है। मतलब कि अगर ये मान के चलते हैं बेटा, जो ये वर्तिकाग्र है और ये किसका है, सरसों का है, किसका है, सरसों का है, तो ये परागकण भी किसका होगा भाई, सरसों का होगा। तभी यहां पर जो है अंकुरण की क्रिया होगी। अन्यथा अगर ये जो वर्तिकाग्र है ये गुलाब है, परागकण सरसों है, तो बेटा ऐसा जो है संभव नहीं है। अलग अलग जाति में निषेचन नहीं संभव है। चलो भाई, तो यहां तक हमको समझ में आता है। अब इस प्रक्रिया को समझते हैं कि कैसे जो है अंकुरण होता है। देखो, स्वीकृति के बाद मान लीजिए कि स्वीकृति हो गया, कंफर्म हो गया कि जो परागकण है वह उसी जाति का है जिस जाति का वह पुष्प है। स्वीकृति मिल गई, तो स्वीकृति के बाद परागकण जल और पोषक तत्व सोखता है। कहां से सोखेगा, उस पुष्प से सोखता है, तथा पराग नलिका का निर्माण बेटा जो है शुरू करता है। यहां पे आप देखिए, ये जो ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पराग नलिका के नाम से बेटा जो है इसको जानते हैं। अब आपको जो है समझ में आया होगा कि हाँ सर, समझ में ये चीज आया। चलो यहाँ पे तुम इस तस्वीर को देखो, तो जाकर के तुम्हें बेटा जो है चीजें समझ में आएगी। ये आपकी हेडिंग हो जाती है पराग नलिका की यात्रा बीजांड और भ्रूण कोश में प्रवेश। बेटा यहाँ पे परागकण है, ये यहां से पराग नलिका बनी बेटा, ऐसे आते 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 फिर बीजांड द्वार से क्या हुई, अंदर प्रवेश कर गई है। देखो यहां से जो है अंदर प्रवेश करता है। ये पूरी प्रक्रिया देखो, यहाँ पे परागकण आके गिरा, अंकुरण प्रारंभ हुआ। इसके पहले की स्थिति ये है, फिर बेटा जो है लास्ट में ऐसी जो है स्थिति कुछ होती है, और पराग नलिका ऐसे जो है वर्तिका से होते हुए बेटा जो आकर के अंडाशय के अंदर जो है पहुंच जाती है बीजांड द्वार के जरिए। कहोगे यस सर, ये बात भी हमने जो है समझ लिया कि हाँ ऐसा होता है। तो जब ये पराग नलिका पहुंचती है तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आपको भी पता है कि भाई निषेचन होता है। यहां पे हम आपको निषेचन के बारे में बहुत छोटी सी एक ट्रिक के जरिए चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे लिखा है द्विनिषेचन और जीवन पोषण का गणित। तो हम सब जानते हैं बेटा कि जो आवृत बीजी पौधे हैं, क्या है, आवृत बीजी जो पादप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है, या कह दीजिए कि द्विनिषेचन होता है। यह आवृत बीजी पौधों का एक मुख्य गुण होता है। तो हम मान के चलते हैं कि 2 बार निषेचन होने के लिए 2 नर युग्मक की आवश्यकता होती है, और दोनों नर युग्मक कहाँ है बेटा, इस परागकण के अंदर है। क्लियर। चलो, तो हमने एक नर युग्मक को यहां पर जो है आपको दिखा दिया पीले रंग से, ध्यान से देखिएगा हर चीज को। ये एक नर युग्मक है और यहां पर भी एक नर युग्मक है। आपको यहां पे देखना है कि नर युग्मक के अंदर यन है और यहां पर भी बेटा यन है। जब ये नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलता है तब निर्माण करता है बेटा जो है युग्मनज का, और युग्मनज ही बेटा आगे चल के क्या कहलाता है, भ्रूण, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यन है और इसके अंदर यन है, इसलिए यहां पे क्या होता है, 2n हो जाता है। ये पहला वाला कंडीशन नंबर 1, एक बार निषेचन हुआ जो भ्रूण का विकास किया, समझ में आया। लेकिन दोबारा भी देखो एक निषेचन होगा। यहाँ पे जो ये नर युग्मक है ये जाएगा किसके साथ निषेचन करता है, जो है द्वितीयक केंद्रक के साथ। यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे नर युग्मक के अंदर यन
क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पर बेटा जो है 2n है, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है भ्रूण कोष, और ये जो भ्रूण कोष बनता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है 3n होता है। तो यहाँ पे जो है आपको 3n देखने के लिए मिलता है। अब आपको याद रखना होगा कि किस जगह पे 2n होता है और किस जगह पे जो है n वाला जो है कंडीशन हमको देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो ये चीज तो हमको समझ में आई, पर एक सवाल मन में आता है कि आवृतबीजी पौधों के अंदर दोहरा निषेचन क्यों होता है, ये एक सवाल है। चलिए, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दोहरा निषेचन का बेटा जो है क्या महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे ये देखिए भ्रूण है, ये बेटा जो है भ्रूण कोष है। अब इसके बाद बेटा इसकी ही बात जो है हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो भ्रूण कोष का निर्माण हुआ है, मैं फिर से एक बात में सुधार करूंगा, शायद मैं 1 मिनट पहले यहाँ पे भ्रूण कोष बोल दिया था, याद रखना भ्रूण कोष है, ठीक है, भ्रूण कोष। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, दोहरा निषेचन कब होता है, जब पहली बार निषेचन हो जाता है तब होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है ये वाला कंडीशन नंबर 2 पहले हो जाए और कंडीशन नंबर 1 बाद में हो, नहीं, पहले कंडीशन नंबर 1, पहले ये वाला निषेचन होगा और फिर इसके बाद ही बेटा जो है ये वाली स्थिति होती है। तो यह अपने आप में बेटा जो है ऊर्जा की बचत में सहायक होता है। कैसे? पौधे केवल तभी भ्रूणपोष बनाने में ऊर्जा खर्च करते हैं जब अंडे का निषेचन सफलतापूर्वक हो जाता है। यही बात तो मैंने भी कहा कि पहले इसका निर्माण होगा, ये निर्माण अगर इस मतलब निषेचन वास्तविक निषेचन हो गया है तभी इसका निर्माण होगा, अन्यथा बेटा नहीं होता है। ठीक, अब ये जो भ्रूणपोष बना है क्या करता है ये याद रखना। जो ये भ्रूण है उस भ्रूण को बेटा यह पोषण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया भ्रूणपोष। क्या रखा गया? ये भ्रूणपोष भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है और उसकी रक्षा के लिए जो बेटा जिम्मेदार होता है। चलो भाई, तो ये बात बेटा जो है हम लोगों को समझ में आ गई कि हाँ ऐसा जो है कुछ होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें हो कहां रही है? ये सब कुछ जो निर्माण हो रहा है कहां हो रहा है भैया? पुष्प के अंदर हो रहा है। किस चीज के लिए हो रहा है? तो फल और बीज के निर्माण के लिए हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा नजर डालेंगे कि कैसे बेटा जो है फल का निर्माण होता है और कैसे जो है बीज का निर्माण होता है निषेचन के बाद। चलो, तो अब आपको जो है ध्यान से बेटा जो है एकदम नजर डालना है। तो यहां पे ध्यान से आप एक चीज समझिए कि बीज का बेटा जो है निर्माण कैसे होता है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जाएगा और एकदम सीधा स्पष्ट आपको याद रखना है। पहले तो हेडिंग डाल दो, निषेचन हो गया, देखो दोहरा निषेचन की घटना हो गई है। अब क्या होगा बेटा? फल और बीज का निर्माण होगा। तो तुम्हें समझने के लिए यहाँ पे मैं एक सीधा एक बात बता रहा हूं, यह है बीजांड और बीजांड से बेटा क्या बना? बीज। क्या बना? बीज। तो बीजांड से क्या बनता है? बीज जो है बनता है। क्लियर? चलो देखो ध्यान से बेटा, परिभाषा, निषेचन के बाद बीजांड का परिपक्व और विकसित रूप ही बीज कहलाता है। मतलब जब बेटा निषेचन हो गया तो निषेचन हो जाने के बाद ये जो बीजांड है यही आगे चल के बेटा जो है बीज के रूप में चेंज हो जाता है। बहुत ही छोटा और स्पष्ट जो है हमने आपके लिए बेटा जो है ये चीजें दिया है। कह रहा है कि निषेचन के बाद ये सब कुछ कब होगा? निषेचन के बाद। निषेचन के बाद बीजांड का परिपक्व और विकसित रूप ही बीज कहलाता है। यह पौधे की अगली पीढ़ी का आनुवांशिक बेटा जो है ब्लूप्रिंट है। मतलब बीज जो बना है फिर उससे क्या होगा? अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। तो ये समझ में आ गया कि बीज का निर्माण किससे होता है। अब यहां पे हम आपको बीज के बेटा जो है आवरण के बारे में
या कह दीजिए कि बीज के उन 4 मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जिस पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बीज की संरचना हेडिंग हो जाती है। यह समझ में आ गया ना बीज कैसे बना। अब बीज की संरचना समझते हैं। प्रांकुर भ्रूण का ऊपरी हिस्सा जो विकसित होकर तना और पत्ती बनाता है। तो याद रखना बेटा, एक बीज के अंदर का बेटा जो ऊपर का हिस्सा है जिसे प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर क्या बनाता है, याद रखना, प्रांकुर क्या बनाता है, तो तना और बेटा क्या बनाता है, पत्ती का निर्माण करता है। एक होता है मूलांकुर, ये क्या करता है, तो ये बेटा जो है जड़ को बनाता है, यह निचला हिस्सा होता है। तो मूलांकुर मूल, मूल मतलब जड़ बनाता है, प्रांकुर बच्चा ऊपर तना पत्ती बनाता है। एक होता है बीजावरण, बाहरी कठोर आवरण जो भ्रूण को सूखने और बाहरी चोट से बचाने का काम करता है। मतलब बीज के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम बीजावरण कहते हैं, वह बीज के अंदर भ्रूण को सूखने से बचाता है और उसे किसी प्रकार की आघात से बचाने का काम करता है। बीज पत्र की बात करोगे बेटा तो याद रखना यहाँ पे जो है मांसल संरचनाएं जो अंकुरण के समय शिशु पौधे के लिए भोजन संचित रखती हैं। ये जो मोटा सा बेटा जो ये आपको दिखाई देता है मांसल संरचना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये जो है जब पौधा उसमें से अंकुरित होगा तो उसको जो है पोषण प्रदान करने का जो है ये कार्य करती हैं। तो ये बात बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये चीज तो हमको समझ में आ गया कि हाँ ऐसा होता है एक बीज के साथ, क्यों इनके सभी हिस्से इतने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है बीज का निर्माण का बच्चा जो है जैविक महत्व क्या है, जो बीज बना है उसका महत्व क्या है। महत्व ये है भैया कि उससे हम एक नया पौधा उगाते हैं, उससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वो कृषि में लाभदायक है, सभ्यता का आधार है बेटा। आज जो मानव जाति ये सब विकसित हुई है इसमें बीज का कितना बड़ा योगदान है आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए बीज का अपने आप में जैविक महत्व बहुत बड़ा और बहुत विशाल होता है। अब आपके सामने एक टॉपिक आती है छोटी सी जिसे हम कहते हैं बीज का प्रकीर्णन। क्या होता है बीज का प्रकीर्णन, तो सोचना और समझना बेटा। एक पौधे से उसके बीज का बेटा जो है दूसरे स्थान पे पहुंचना, मतलब कि बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने की क्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, जो है बीज का प्रकीर्णन कहा जाता है। परिभाषा देखो, बीज और फूलों का मात्र पौधे से दूर विभिन्न स्थानों तक फैलने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब ये पौधा है बेटा और इस पौधा से जो है बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना क्या है, बीज का प्रकीर्णन है। ये यात्रा क्यों जरूरी है भाई, क्यों प्रकीर्णन जरूरी है, तो इसका जवाब है यहां पर जो है घनी छाया से बचने के लिए। अब यहीं पे कोई पेड़ उगेगा तो छाया मार देगा उसको बेटा, पौधा विकसित नहीं हो पाएगा। दूसरी जगह जाएगा तो अच्छे से वहां पर उग पाएगा। पोषक तत्व की कमी हो जाएगी अगर सभी पौधे एक ही जगह उगेंगे तो ये भी समस्या रहेगी। और बेटा जो है भौगोलिक विस्तार के लिए भी जो है बीज का प्रकीर्णन जरूरी होता है। ये बात आपको समझ में आया होगा कि यस सर बीज का प्रकीर्णन तो बड़ा काम का चीज है। चलिए अब सवाल आता है कि बीज का प्रकीर्णन होगा कैसे, बीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे। तो इसका जवाब हमें मिलता है यहां से। जो छोटे मोटे हल्के बीज होते हैं बेटा वो हवा के जरिए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कपास, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो जल के जरिए चले जाते हैं, जैसे नारियल कमल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, आसानी से जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। जंतुओं की सहायता से बेटा जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है जो है क्या चीज, जो है प्रकीर्णन, बीज का प्रकीर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, और ध्यान से बेटा समझना, स्वविस्फोट कई बार जो है जो बीज जिसके अंदर होता है उस स्वयं फट जाता है, उससे भी जो है प्रकीर्णन हमको देखने के लिए मिलता
है। जैसे फली सूख गया और सूख करके बेटा फट गया तो उससे क्या हो गया, बीज का प्रकीर्णन हो गया। तो बीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे बेटा जो है फल का निर्माण। चलो, तो बीज का निर्माण तो समझ में आया, फल का निर्माण समझते हैं। देखो, वनस्पतिक रूप से एक परिपक्व विकसित अंडाशय ही बेटा फल है। सीधा सीधा बात कहा गया है कि अंडाशय ही क्या है, फल है। यह निषेचन के बाद एक विशिष्ट जैविक प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। तो बीज का निर्माण बीजांड से, अंडाशय का निर्माण बच्चा जो है फल का निर्माण अंडाशय से, फल का निर्माण अंडाशय से, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। चलिए भाई, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है निषेचन के बाद फूल के दल पुंज और पुंकेसर झड़ जाते हैं। तो ये दल पुंज जो है, पुंज सब क्या होगा, झड़ जाएगा। और फिर अंडाशय बेटा क्या होता है, फल में आगे चल के विकसित हो जाता है। जब एक फल बनता है, जब एक अंडाशय फल में बदल जाता है, तब हमको उस फल के अंदर बेटा जो है तीन जो है लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। और उन तीनों लेयर्स का नाम यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं। सबसे एक इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं बाह्य फल भित्ति, सबसे बाहरी परत या छिलका जो प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये सबसे बाहर की परत है और ये जो है सुरक्षा का काम करता है। मध्य फल भित्ति, मध्य भाग जो अक्सर गूदेदार, रसीला और खाने योग्य होता है, जिसे आप खाते हैं, वो क्या है, मध्य फल भित्ति है। और अंतः फल भित्ति, सबसे भीतरी परत जो बीज को सीधे घेरे रहती है, यह कठोर और पथरीली भी हो सकती है। तो एक फल को बेटा जो है हम तीन हिस्सों में या तीन परतों में बांट सकते हैं। तो कैसे बना फल, हमको ये बात भी समझ में आ गई। अगर हम फल को इस चैप्टर के आधार से बांटें तो बेटा हम दो हिस्सों में बांट पाते हैं कि फल सामान्य तौर पे उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं भाई, तो देखना, एक होता है सत्य फल। बेटा सत्य फल किसे कहेंगे, ऐसा फल, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा फल जिसके अंदर, या कह सकते हैं कि ऐसा फल जिसका निर्माण केवल अंडाशय से होता है। ऐसा फल जिसका निर्माण केवल अंडाशय से होता है उसे हम सत्य फल के नाम से जो है जानते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। और एक दूसरा फल है जिसका नाम है असत्य फल। तो असत्य फल क्या कहते हैं, वे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भाग, मुख्य रूप से पुष्पासन भी भाग लेते हैं। देखिए, अंडाशय के अलावा कोनो और हिस्सा भी अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट हुआ है तो उसे हम कहते हैं असत्य फल। और ये बेटा जो है आपको याद रखना है, सत्य फल का एग्जाम्पल आम, अंगूर, टमाटर है। और यहाँ पे असत्य फल का एग्जाम्पल सेव, स्ट्रॉबेरी और काजू। और ये डायरेक्ट एग्जाम का जो है सवाल है, ये डायरेक्ट जो है एग्जाम का सवाल है। ठीक, चले, तो ये बात हमको समझ में आई। अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो, गूदेदार फल और बच्चा शुष्क फल भी दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सिलेबस में है नहीं, आपके क्लास 11th में पढ़ना होता है लेकिन 12th में नहीं है। लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए जो है इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सवाल आता है कि फल का जैविक महत्व क्या है, फल क्यों इंपॉर्टेंट है, फल का भी तो कुछ महत्व होगा। तो देखिए बच्चा, फल का एक अपना महत्व है। पहली चीज तो फल बेटा जो है बीज की रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। और ये इतना ज्यादा आकर्षक का काम करता है, फल की तरफ हम लोग आकर्षित होते हैं। अनेकों जंतु फल को देख करके आकर्षित होते हैं, जिससे फल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इस प्रक्रिया में बेटा बीज का प्रकीर्णन हो जाता है। तो यह भी बड़ा जरूरी चीज है। और यहाँ पे देखेंगे बेटा तो एक बड़ी अच्छी बात लिखा है, सड़ता हुआ फल अंकुरित होते बीज के लिए प्रारंभिक खाद का कार्य करता है। कोई फल अगर सड़ रहा है तो उसके अंदर अगर बीज जो है तो उसके लिए बेटा वो जैविक खाद का कार्य करता है। फल सड़ रहा है लेकिन जो बीज है उसके लिए वह क्या हो रहा है, खाद का कार्य करता है। तो अपने आप में फल का एक बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंस होता है हमारी प्रकृति के अंदर। चलिए,
ये सारी बात हम सबको जो है समझ में आई है। अब बेटा जो है यहाँ पे समझना कि बीज बनाम फल का एक तुलनात्मक अध्ययन, मतलब कि बीज और फल के बीच में तुलना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए बीज है और यहां पे बेटा जो है फल है, ठीक। ये है उत्पत्ति। तो बीज किससे बनता है बेटा? बीजांड से विकसित होता है। फल अंडाशय से विकसित होता है। अब यहां पे लिखा है प्राथमिक कार्य, तो प्रजाति का आनुवांशिक संरक्षण और नई पीढ़ी को जन्म देने का कार्य करता है बीज, लेकिन फल बीज की रक्षा करता है और उसके प्रकीर्णन में सहायता करता है। बाहरी आवरण की बात करेंगे तो इसमें बीजावरण होता है और इसमें बच्चा जो है बाह्य फल भित्ति होता है। जैविक भूमिका, तो आनुवांशिक बच्चा जो है जानकारी बीज के अंदर होती है और ये जैविक वाहक के रूप में कार्य करता है फल। सोचो कितना अच्छा एक छोटा सा एक तुलना करके समझाया गया कि आप दोनों बीज फल में अंतर को याद रख सकें। चलिए भाई, इहो बात समझ में आ गया। अब इतना सारा चीज मैं आपको बताया, यहां पे ना कई शब्द बार बार प्रयोग किए गए, उन शब्दों को हम एक जगह लिखे हैं कि आप एक बार उन सभी शब्दों पर नजर डालें तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सारी चीज समझ में आसानी से आ जाएगी। अब देखना ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है बीजांड, ठीक। सवाल ये है कि बीजांड क्या है? तो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। पौधे के अंडाशय के अंदर की संरचना जो निषेचन के बाद बीज में बदल जाती है। अभी 5 मिनट पहले यही बात समझा रहा था कि बीजांड ही आगे चल करके बीज में बदल जाता है। दूसरा सवाल है कि अंडाशय क्या है? तो स्त्री केसर का जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसे अंडाशय कहते हैं और अंडाशय आगे चल करके फल में बदल जाता है। एकदम छोटा छोटा यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है और ये सब चीजें जो है आपके एग्जाम के एकदम मेन पॉइंट है। दूसरा चीज देखिए, भ्रूण पोष। हमने बताया कि जब दोहरा निषेचन होता है तो बेटा भ्रूण पोष का निर्माण होता है। बीज का यहाँ पे है, बीज के भीतर का वह ऊतक जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूण पोष क्या करता है? भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। कहोगे सर यो समझ गए। फल भित्ति क्या होता है भाई? तो फल की दीवार जो अंडाशय की दीवार से विकसित होती है, फल की दीवार बेटा क्या होती है? अंडाशय की दीवार से बेटा जो है विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। प्रकीर्णन क्या है? बीज का एक स्थान से बेटा दूसरे स्थान पे पहुंचना ही प्रकीर्णन है। पुष्पासन क्या है? फूल का आधार भाग जहां पे पुष्प के सभी हिस्से आकर के आपस में जुड़े होते हैं उन्हें बेटा हम पुष्पासन के नाम से जानते हैं। ये 6 ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको एकदम सुस्पष्ट बेटा जो है ज्ञान होना चाहिए। चलिए भाई, इतना भारी भरकम चीज तो समझ के हम लोग खाली हुए। अब हमारे सामने ने एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक है जो है कि आवृत बीजी पौधों में जनन की विशिष्ट विधियां। जो आवृत बीजी पौधे हैं ना, इनके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की जो है जनन की विधियां भी पाई जाती। अभी जो पढ़ा रहा था वो एक प्रकार है, इतना लंबा चौड़ा जो कहानी बताया वो एक प्रकार है। कुछ अन्य मुख्य प्रकार भी यहां पे मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आपके सामने बेटा आता है उभय मिश्रण। सामान्य नियम सबसे सामान्य है बेटा। देखो, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल गए बेटा, क्या बन गया? भ्रूण का निर्माण हो गया। बस यह घटना क्या है? उभय मिश्रण है। देखो, जनन की वह सामान्य विधि जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है उसे बेटा उभय मिश्रण कहते हैं। एकदम सरल बात। सामान्यतः अधिकतम पौधों में यही जो है निषेचन आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे सामान्य पौधे जैसे सरसों मटर में ये वाला घटना आपको देखने के लिए मिलेगा कि नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल गया तो भ्रूण का निर्माण हो गया। पर यहां पे एक चीज देखो ध्यान से, कुछ बात अलग है लिखा है। असंग जनन, ये एक विशेष प्रकार का बेटा जो है क्या है? निषेचन है। जनन लैंगिक और बेटा जो है असंग जनन। अब यहां पे देखना ध्यान से, कह रहा है
अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन के बिना ही, मतलब कि ना तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ना तो युग्मकों का आपस में मिलन हुआ, ठीक है, भ्रूण या बीज का निर्माण हो गया, या तो भ्रूण बन गया या तो बेटा जो है बीज बन गया। यह अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है। मतलब कि असंग जनन अपने आप में एक ऐसी निषेचन की प्रक्रिया है जिसमें बेटा ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें निषेचन नहीं हुआ। असंग जनन वह क्रिया है जिसमें निषेचन नहीं हुआ पर जनन हो गया, ये वाली घटना जो है कुछ है, ठीक है। लेकिन यह है कौन सा, अलैंगिक जनन है, लेकिन बिहेव कर रहा है बेटा लैंगिक जनन की तरह। सामान्य तौर पे घास के अंदर जो है और एस्टेरेसी कूल के अंदर जो आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलो भाई, ये वाली भी बात बेटा जो है समझ में आ गई। अगला समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे लिखा हुआ है अनिषेक जनन क्या है। देखो, अनिषेचित अंड कोशिका मतलब एक अंड कोशिका है जिसके अंदर निषेचन नहीं हुआ। यह है क्या चीज, अंड कोशिका जिसमें निषेचन नहीं हुआ लेकिन ससुरा भ्रूण बन गया। बिना निषेचन के भ्रूण बन जाना, बिना निषेचन के सीधे अंड कोशिका से भ्रूण का विकसित हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है। और यह एग्जाम्पल बेटा आपको याद रखना है, धतूरा के अंदर। कहां होता है, धतूरे के अंदर जो है आपको यह चीज देखने के लिए मिलता है। चलो भाई, तो ई बात समझ में आ गया। एक होता है बेटा अपयुग्मन, सबको स्पष्ट लिख लेना, हर में अंतर है, हर चीज में अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है अपयुग्मन, यहां पे भ्रूण कोश की अन्य कोशिका, मतलब साला बात ही बदल गया। अभी तक अंड कोशिका से भ्रूण बना था, अब कह रहा है कि भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से भ्रूण बन गया। भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से क्या हो गया, जो है भ्रूण बन गया। अंड कोशिका को छोड़ करके, अंड कोशिका से बनता तो बेटा जो इसके पहले वाला स्थिति अनिषेक जनन करा, अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की किसी भी अन्य कोशिका जैसे सहायक या प्रतिमुखी कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का विकसित हो जाना बेटा जो है कहलाता है अपयुग्मन। एग्जाम्पल, लिलियम पौधे में आपको ऐसा जो है देखने के लिए मिलता है। एक होता है अनिषेक फलन, एक शब्द है सुनना, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के अंडाशय का फल में बदल जाना। यह अंडाशय है, सामान्य तौर पे निषेचन होता है तो फल का निर्माण होता है, कई बार साला बगैर निषेचन का फल बन जाता है। तो बगैर निषेचन के फल बनना बेटा क्या कहलाता है, अनिषेक फलन के नाम से जाना जाता है। कहोगे सर बड़ा खतरनाक मामला ही कुछ समझा रहे हैं आप। एक शब्द और है जिससे हम कहते हैं बहुभ्रूणता। क्या होता है बहुभ्रूणता, समझिएगा यहां पे। यह है बेटा जो है बहुभ्रूणता, इसको देखिए ध्यान से। एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति। ये एक बीज है, होना चाहिए था एक भ्रूण, लेकिन कई ठे भ्रूण हो गया। तो एक बीज के अंदर सामान्य तौर पे एक बीज होता है, लेकिन एक से अधिक बीज के विकास होने की प्रक्रिया को बेटा हम कहते हैं बहुभ्रूणता। नींबू हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, इसके अंदर आम बात है ये, ठीक। सर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज किया था और संतरे के अंदर किया था। इस बात को भी बेटा जो है आपको याद रखना होगा। अब यहां पे तुम्हारे सामने बेटा जो है हम एक बहुत लाजवाब जो है एक तुलनात्मक चार्ट आपके सामने रख रहा हूं, जिसे आप पढ़ेंगे। देखो, उभय मिश्रण, असंग जनन, अनिषेक जनन, अपयुग्मन, अनिषेक फलन है, सब यहां पे दिया गया है। और सारा चार्ट का एक एक बात इसमें बेटा जो है आपको याद होना चाहिए, कैसे क्या चीज होता है। फिर ये चैप्टर आपका हो जाता है द इंड। क्या हो जाता है, द इंड हो गया। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग बायोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं शिखर बैच 2027 में, जहां पर बेटा जो है स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाने का कार्य होता है। इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स है, यहाँ पे हमने बार बार आपको चीजें बता दिया है, इसलिए मैं आपको अब बोर नहीं करना चाहूंगा। चलिए
तो आज की कहानी हमारी और आपकी यहीं पे ख़त्म हो गई, और आपने इतना धैर्यपूर्वक हमें झेला, 1-1.5 घंटे तक लगातार चीज़ों को सुनते रहें, समझते रहें, तो उसके लिए आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कैसा लगा आप सबको ये लेक्चर, आप बताइएगा। आप ये भी बताइएगा कि क्या मैं दूसरा चैप्टर का वन शॉट आप सबके सामने लेकर के आऊं इसी तरह से शॉर्ट में, बहुत क्लियर, सीधा, स्पष्ट रूप में। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं अवश्य जो है दूसरे चैप्टर का भी वन शॉट आपको जो है अवेलेबल करा दूंगा।